तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस डेफिनेशन के अंतर्गत एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और के साथ साथ जब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ जाती है, करार के साथ जब बीच द्वारा प्रवर्तनीयता जुड़ जाती है, तो वो संविदा बन जाता है। अब एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन उठता है कि कौन सा करार बीच द्वारा प्रवर्तनीय होगा, तो इसका आंसर देता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो खोल के देख लीजिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। तो एक सेक्शन 10 एक लंबा सा स्टेटमेंट दे देता है जिसमें वो बताता है कि कौन से करार बीच द्वारा प्रवर्तनीय है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 10 में जो बात कही गई है एक सेंटेंस में, उसको कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स के रूप में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आते हैं इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कहाँ डिफाइंड है? एग्रीमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2E कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। तो एग्रीमेंट बनने के लिए क्या चाहिए? प्रॉमिस और कंसिडरेशन। और प्रॉमिस कब बनेगा? प्रॉमिस बनने के लिए प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनता है। और प्रपोजल क्या है? तो प्रपोजल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other, he is said to make a proposal। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सामने कुछ करने या करने से प्रवृत्त रहने की, अर्थात कुछ ना करने की अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता है, और उस इच्छा को प्रकट करने का आशय ये है कि उस पे उस व्यक्ति की रजामंदी प्राप्त की जा सके, तो हम कहते हैं कि उसने प्रपोजल किया। मतलब अगर सिंपली मैंने बता दिया कि मैं प्रतापगढ़ जाऊंगा तो ये कोई प्रपोजल नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति से कहता हूं कि मैं प्रतापगढ़ जाऊंगा, क्या तुम भी चलोगे, तो यहां पे मैंने अपने प्रतापगढ़ जाने की इच्छा जाहिर की, उसकी भी प्रतापगढ़ चलने की रजामंदी प्राप्त करने के लिए, तो ये प्रपोजल हो जाएगा। तो ये प्रपोजल हो गया सेक्शन 2A में। अब प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में। सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है व्हेन द पर्सन to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है उसने उस पर अपनी रजामंदी प्रकट कर दी, तो वो प्रस्ताव स्वीकृत मान लिया जाता है। और उसके आगे सेक्शन 2B कहता है ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। जब एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वही प्रस्ताव वचन बन जाता है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन की स्टेज पे जो हमने प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, पहले प्रपोजल होता है, जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है, और प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है, कंसिडरेशन का मतलब प्रॉमिसर के प्रॉमिस के बदले में जो कुछ भी प्रॉमिसी करता है वो कंसिडरेशन कहलाता है। ये मनी वैल्यू का होना चाहिए, इसकी कुछ मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए। तो प्रॉमिसर के प्रॉमिस के बदले में मॉनिटरी वैल्यू का कुछ भी कार्य, जो कुछ भी प्रॉमिसी द्वारा किया जाता है, वो कंसिडरेशन कहलाता है सिंपली। बाकी हम जब कंसिडरेशन पे आएंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलकर के एग्रीमेंट बन जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति ने कुछ करने की अपनी इच्छा जाहिर की, दूसरे ने उस पर स्वीकृति कर दी, वो वचन बन गया, और उस वचन के बदले में अब दूसरा व्यक्ति, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं प्रतापगढ़ चलना चाहता हूं, क्या तुम भी चलोगे, तो ये प्रस्ताव है। आपने कहा कि हाँ मैं भी चलूंगा, ये स्वीकृति हो गई। अब मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको अपनी बाइक से लिए चलूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझको क्या देंगे, तो आपने कहा कि ठीक है जो भी किराया होता है ले लीजिएगा। तो जो आप किराया मुझको दे देंगे वो प्रतिफल बन जाएगा।
तो जब वचन के साथ प्रतिफल मिल जाता है तो करार बन जाता है, ये सेक्शन 2E में। तो कॉन्ट्रैक्ट का पहला एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट या करार। दूसरा कंपीटेंट पार्टीज, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा, कोई भी करार संविदा तभी बनेगा जब उसको करने वाले पक्षकार कंपीटेंट हों। और कंपीटेंट पार्टीज कहां बताई गई है? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये बताता है कि वही लोग संविदा करने में सक्षम है जो मेजर है, साउंड माइंड है और किसी विधि द्वारा जिनको इनकम्पिटेंट नहीं डिक्लेयर किया गया है। मतलब अगर कोई माइनर व्यक्ति कोई किसी से कोई प्रपोजल रखता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है और कंसिडरेशन हो जाता है, तो वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। मेजर होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित्त का होना चाहिए और उसको विधि द्वारा अनर्ह न घोषित किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए। तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन, जो भी प्रतिफल है वो विधिपूर्ण होना चाहिए। प्रतिफल सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। प्रतिफल पे हम जब अलग से चर्चा करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी समझिए, प्राइस फॉर द प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन। मतलब जो भी वचन का मूल्य दिया जाता है, मतलब वचनदाता के वचन के बदले में जो वचन ग्रहीता करता है वो प्रतिफल कहलाता है। और लॉफुल कंसिडरेशन कहां पे है? लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, जो मैं यहां लिखना भूल गया हूं, आप जोड़ लीजिएगा। तो सेक्शन 23 और सेक्शन 24 बताते हैं कि व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल। तो अगर वो सेक्शन 23 और 24 में एक लिस्ट दी गई है कि ये एग्रीमेंट, ये कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल हैं, अगर उनमें से किसी में कवर हो जाता है तो भी वो करार संविदा नहीं बनेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति, जैसे सेक्शन 23 ये कहता है कि अगर वो इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी है तो वो लॉफुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी के मर्डर के लिए कहता है कि आप फला व्यक्ति का मर्डर कर दीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा, 4 लाख रुपया दूंगा, तो ये क्या है? ये वायलेशन ऑफ लॉ में है, इससे किसी व्यक्ति को इंजरी हो रही, इसलिए ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। तो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। फिर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जो भी पार्टीज है उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। तो कंसेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 13 में और ये कहता है 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी बात पे सम्मत हैं, ये तब कहा जाता है जब वो उसी बात पर और उसी अर्थ में सहमत होते हैं। इसी को कहते हैं कंसेंसस एड इडम। और उसके बाद सेक्शन 14 बताता है कि कंसेंट कब फ्री नहीं होती है। तो सेक्शन 14 कहता है कंसेंट फ्री नहीं होगी अगर वो अंडर सेक्शन 15 के अंतर्गत कोर्सन से क्रॉस की गई हो, अगर सेक्शन 16 के अंतर्गत अनड्यू इन्फ्लुएंस से क्रॉस की गई होगी, अगर सेक्शन 17 के अंतर्गत फ्रॉड से क्रॉस की गई होगी, अगर सेक्शन 18 के अंतर्गत मिसरिप्रेजेंटेशन से क्रॉस की गई होगी, या 20 और 22 के अंतर्गत अगर वो मिस्टेक से काज की गई होगी। मतलब अगर कोर्सन है मतलब प्रपीड़न है, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब असम्यक असर है, फ्रॉड मतलब अगर कपट है, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन है, और क्या है साथ साथ अगर भूल है, तो उस स्थिति में कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। कंसेंट फ्री नहीं होती तो अंडर सेक्शन 19 और 19A एग्रीमेंट वायड होता है। तो कंसेंट भी पार्टीज की फ्री होनी चाहिए। लास्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वायड, उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा या अन्य किसी भी द्वारा स्पष्टता शून्य न घोषित किया गया हो। तो सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 30 तक में लगातार वो कंडीशन बताई गई हैं जिनमें कोई एग्रीमेंट वायड होता है। इसके अलावा भी सेक्शन 36 में बताया गया एग्रीमेंट वाइड कब हो जाता है, 56 के 1 में है। तो अलग अलग 23 to 30 तक तो लगातार है। इसके अलावा अदर प्रोविजंस में भी है, और अगर किसी अन्य विधि में भी उसको एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो जैसे सेक्शन 25 कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड होता है। सेक्शन 26 कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वायड होता है। सेक्शन 27 कहता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वायड होता है।
सेक्शन 29 बताता है एग्रीमेंट जो अनसर्टेन होता है या नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन होता है वो भी वाइड होता है। इसी तरह सेक्शन 30 कहता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, मतलब पंद्यम के अधीन करार, जो हारी बाजी का करार होता है वो शून्य होता है। तो इस प्रकार इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। तो कोई भी करार संविदा तब बनेगा, संविदा के आवश्यक तत्व है कि एक करार है और वो करार सक्षम पक्षकारों द्वारा किया गया हो, एक विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया हो, स्वतंत्र सम्मति से किया गया हो और उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा या अन्य किसी विधि द्वारा शून्य न घोषित किया गया है। तो ये अपना लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप इसको कमेंट करके बताइए। इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है इस पॉइंट पे तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।